हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस फाइनली आज के नए वीडियो का दिन आ चुका है। आई नो दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग पेंडिंग, काफी दिनों से मैं प्लान कर रही थी बट कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। बट फाइनली द डे इज हेयर बिकॉज इट्स बेटर लेट देन नेवर। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट 400 से 500 के बीच में क्वेश्चंस आए हैं और मैंने इसमें से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउट्स आपके सॉल्व हो पाएंगे। उसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि एक वीडियो इनफ नहीं है देन मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी और बहुत ही जल्द मैं यूट्यूब लाइव भी प्लान कर रही हूँ, तो इनकेस आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन आप मुझसे उस लाइव में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्लान फॉर सीए इंटरमीडिएट फॉर बोथ ग्रुप्स। देखो, जब भी आप बोथ ग्रुप्स का प्लान करते हैं ना, वेदर इट्स सीए इंटर और सीए फाइनल, देन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ्स होने चाहिए एग्जाम से पहले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन्स करनी है। और रिविजन्स एक नहीं चलेगी, दो नहीं चलेंगी, एटलीस्ट आपको 3 रिविजन्स करके चलनी है। ऑल तो लोग बोलते हैं कि 4 रिविजन करके चलो, बट आई नो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। देन इन दैट केस एटलीस्ट 3 रिविजन्स आपकी होनी ही चाहिए। आप कैसे वो अचीव करेंगे? तो एग्जाम से पहले जो 4 महीने होते हैं ना, उससे पहले आपको सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। उन 4 महीनों को छोड़ के आपके सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। बट इन एनी केस अगर आपकी नहीं क्लासेस कंप्लीट हो पा रही, देन इस तरह से प्लान करना कि जो भी क्लासेस आपकी उन 4 महीनों में हो रही है ना, उनके फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रिवीजन पढ़ाई के साथ साथ निपटाते चलो। जो लास्ट के 4 महीने होते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हैंड प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, सजेस्टेड आंसर्स देख कर जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो 4 महीने आपको एटलीस्ट चाहिए होते हैं इस चीज़ के लिए। तो इस तरह से प्लान करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज करंटली इन सीए इंटर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, टेंशन आ रहा है बहुत, क्या करें? कंसंट्रेशन प्रॉब्लम चल रही है और ये मोस्टली चलती है बिकॉज अभी क्या हो ना, डिजिटल एरा हो चुका है हमारा। सोशल मीडिया पर लोग लगे रहते हैं और कुछ भी नहीं होता ना दिमाग में, तब भी हम स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है ना, कभी खाली ही नहीं रहता है, कोई ना कोई चीज़ उसमें चलती रहती है। इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू इस वक्त चल रहा है। तो पहली चीज़, जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी करें ना, अपने फोन यूज को बहुत ही ज्यादा लिमिट कर दें, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। जब भी नोटिफिकेशन आएगी ना आपके फोन पर, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब तक उस ऐप में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कोई नोटिफिकेशन आपके पास आई है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज करो। सेकेंड थिंग, आप टाइमर लगाओ। टाइमर टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, मैंने भी अपने ऊपर ट्राई करी है और वंडरफुली वर्क करी है मेरे लिए। जब भी आपको लगे कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा ना, जस्ट एक 20 मिनट का या फिर 30 मिनट का टाइमर लगाओ और इस तरह से आपको करना है कि हाँ, मैं इन 20 से 30 मिनट में सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक की पढ़ाई करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आप वो टॉपिक करके निकल जाओगे। ये टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो टाइमर टेक्निक आप यूज़ करें, फ़ोन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, ठीक है। और अपना प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाकर चलोगे ना, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपकी बनी रहती है। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के करते हैं ना पढ़ाई, तो कंसंट्रेशन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड देन आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। देखो, जब भी इंटरव्यू की बात आती है ना, फर्स्टली यू शुड नो कि आपके इंटरव्यू में कितने राउंड्स होने वाले हैं। कहीं पर आपको 3 राउंड्स देने पड़ते हैं, कहीं पर 4 देने पड़ते हैं, कहीं पर 5 भी देने पड़ते हैं। सो फर्स्टली यू शुड नो कि कितने राउंड्स होने वाले हैं। अकॉर्डिंगली फॉर ईच राउंड यू हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट या फिर सेकंड जो है ना आपका एचआर राउंड होता है, तो एचआर राउंड के लिए ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, वो आप प्रिपेयर कर दो फॉर द एचआर राउंड एंड अकॉर्डिंगली आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से क्रैक कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल राउंड। नाउ टेक्निकल राउंड के लिए व्हाट कैन डू इज दैट कि अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करें। वहां पर ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आइडियाज वहीं पर मिल जाते हैं। वहां पर आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी, क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है इस जॉब में आकर, एंड वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि यही क्वेश्चन मेरा इंटरव्यू मुझसे पूछ सकता है। ऑल्सो आप लिंक्डइन पर उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी उस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। तो उनसे आप एक आइडिया ले लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं इन द टेक्निकल राउंड, तो आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं ना कि किसी क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आता है, देन वहां पर वो बनाना शुरू कर देते हैं आंसर, बट वो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इन केस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, देन लेट्स बी ऑनेस्ट एंड टेल देम कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इन अ पोलाइट वे, एंड से कि मैं इस पर काम करूंगा। इस तरह से आप बोल देंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आंसर गलत देने से बेहतर है कि आप एक्सेप्ट कर ले कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैम आई वॉन्ट टू स्टडी बट कांट, मैम प्लीज से समथिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, मुझे अपना रूटीन पता है, आपको अपना रूटीन पता है कि आप पूरे दिन में क्या क्या चीजें करते हैं। तो जब भी सुबह उठे ना, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको एक पेन लेना है, आपको एक पेपर लेना है और उस पूरे दिन की प्लानिंग वहाँ पर लिखनी है कि आपको उस पूरे दिन में कौन-कौन से टास्क जो हैं वो अचीव करने हैं। उसके बाद क्या करो, आप देखो कौन-कौन से टास्क ऐसे हैं जो कि अर्जेंट हैं, जो कि आप नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। आपको उन काम को सबसे पहले निपटाना है। ठीक है, अपना प्रॉपर आप टाइम टेबल बना के चलेंगे ना, डेली टाइम टेबल, तो आप बहुत ही आसानी से अपने टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे और सारे टास्क भी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर रात को आपके पास टाइम है तो रात को पढ़ाई करें, अगर आपके पास सुबह टाइम होता है तो आप सुबह पढ़ाई करें। आप अपने रूटीन के बेहतर जानते हैं, उस हिसाब से आप अपने लिए वैसा टाइम निकाल सकते हैं। एंड इन केस आप कोई भी ऐसा काम करें जिसकी जरूरत नहीं है, देन उसको स्किप कर दो यार। ज्यादा आपको घंटों किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, घंटों आपको स्क्रॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। इन सारे अननेसेसरी टास्क को आप कट डाउन कर दीजिए ताकि वो काम, वो जो टाइम है आपका प्रोडक्टिव चीजों में यूज हो सके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम विद जॉब ऑफ 8 आवर्स? Definitely you can clear your CA foundation exam with a job or even with your regular college as well. बहुत सारे बच्चे करते हैं because CA foundation is the easiest level out of all. तीनों ही लेवल ऑल दो मुश्किल होते हैं बट CA फाउंडेशन सबसे ज्यादा आसान होता है और आप जॉब के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। उसके बेसिस पर आप अपनी CA फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इजिली क्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू बैलेंस सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ड्यूरिंग CA जर्नी। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा ये एंड बच्चों को डाउट आता भी है बिकॉज एवरीवन सेज कि CA बोरिंग होते हैं, इनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, दिस एंड दैट, बहुत सारे र्यूमर्स हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैं अब बताने वाली हूँ कैसे आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप CA की पढ़ाई करते हैं ना, उस टाइम पर यू नो कि भैया इतने साल मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी तभी मैं CA को क्रैक कर पाऊंगा। और जो भी इस कोर्स में आता है ना उसको पता होता है, या फिर सिमिलर कोर्सेज में आता है उसको पता होता है भैया इतने साल मुझे कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी अगर मुझे इसमें सक्सेस हासिल करनी है तो इन सालों में आपको इस कोर्स को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ता है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हाँ कुछ भी हो जाएगा मैं इसको पहले ऊपर रखूंगा। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप मजे मत करें, आप आउटिंग्स ना करें, अपने फ्रेंड से बात करना बंद करें, बट इट शुड बी लिमिटेड। हैव अ ग्रुप ऑफ क्वालिटी पीपल विथ यू। बट एक चीज ध्यान में रख लेना कि कुछ सालों आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो आपके आने वाले जो बाकी साल है ना उसमें आप इंजॉय कर पाओगे। आपके पास पैसा होगा, ठीक है, खर्च करने के लिए पैसा होगा तो ऑब्वियसली इंजॉयमेंट भी हो ही जाती है। पहली चीज आपको है कि आपको अपनी डिग्री लेनी है, पैसे कमाने हैं एंड देन एंजॉय करना है लाइफ को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम फ्रॉम वेयर वी कैन परचेज द बुक्स एंड क्लासेस फॉर CA प्रिपरेशन? तो देखो, ऑल तो आपने CA प्रिपरेशन के बारे में पूछा है बट मैं यहाँ पर CS एंड CMA स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर आंसर देने वाली हूँ बिकॉज सोल्यूशन सेम रहने वाला है। सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज टेक्समैन which is very popular amongst CA, CS, CMA students and even professionals as well. जब आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, वहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का सेक्शन दिखाई देगा। उस सेक्शन में जाने के बाद यू कैन एक्सेस ऑल द बुक्स एंड क्लासेस ऑफ मेजर फैकल्टीज एंड वहाँ पर आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। एंड टेक्समैन ना ही सिर्फ लर्निंग मटेरियल के लिए यूज होता है बल्कि रिसर्च वर्क प्रैक्टिस के लिए भी यूज होता है। और ये इतना पॉपुलर है ना, आप किसी भी CA, CS या फिर CMA के ऑफिस में चले जाइए, आपको टेक्समैन की बुक्स जरूर मिलेगी वहाँ पर बिकॉज वो इन बुक्स को यूज करते हैं फॉर देयर नॉलेज अपग्रेडेशन, रिसर्च वर्क एक्सेट्रा। एंड इवन मैंने भी, जब मैं आर्टिकलशिप में थी तो मैंने भी टेक्समैन की बुक्स को ही रेफर करा था जब मुझे टेक्स्ट केस मिला था तब। तो इतनी पॉपुलर है ये। एंड ये तो टाइम टू टाइम वेबिनार्स पे ऑर्गेनाइज कराते हैं, इवन पॉडकास्ट भी हैं इनके अराउंड टैक्सेशन एंड लॉ जो कि आप रेफर कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन मुझसे सिमिलर पूछा था दैट मैम कैन यू रेफर अस सम अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कोर्सेज? देखो, डेफिनेटली टेक्समैन का ना खुद का एक अकेडमी पोर्टल भी है जहाँ पर जाकर आप इनके टैक्सेशन एंड अकाउंट्स प्रोफेशनल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट वन इन दिस जनरे। ऑल्सो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर Azfar 10 कोड यूज करेंगे ना, देन आप टेक्समैन पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं उस पर 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एंड इनके कोर्सेज पर भी आपको 10% का अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस कूपन कोड को यूज करना। तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, डेफिनेटली आप उसको चेक करना, ठीक है। चलो उसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज वाई 14% इन CA फाउंडेशन। देखो, रिसेंट एग्जाम्स में अभी 14% का रिजल्ट आया था CA फाउंडेशन में। बच्चों को थोड़ा बुरा लगा बट ऑनेस्टली आई वॉज रियली हैप्पी। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये ना बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई भी कोर्स आप इस तरह से क्रिएट करो कि एंट्री उसकी डिफिकल्ट रखो, एग्जिट उसके आसान रखो, ताकि कोई आए तो एटलीस्ट उसको शुरुआत में पता चल जाए दैट इफ ही इज मेड फॉर दिस कोर्स और नॉट।
अभी सेम में क्या होता है ना, लोग 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल लगाने के बाद फिर इसको क्विट करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ऐसी हो जाती है कि इंसान कहीं का भी नहीं रहता। बट अगर शुरुआत में उसको पता चल जाएगा कि वो इस कोर्स के लिए बना है या नहीं, तो एटलीस्ट वो उसी हिसाब से एफर्ट्स डालेगा ना, उसको लगेगा कि नहीं बना, तो वो कहीं और मूव कर जाएगा। ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो 14% इन सीए फाउंडेशन एक अच्छा मूव लगा मुझे, जहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन को तो टफ रखा, बट सीए फाइनल के जो रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा दिया, व्हिच इज़ अ गुड स्टेप। तो जो भी बच्चे आएँगे एटलीस्ट उनको ये तो होगा ना कि वो सीए बनकर ही निकलेंगे, जो कि पहले नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डूइंग सीए गुड विद रिलेशनशिप, और ये क्वेश्चन पूछा है एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने। क्या बताऊँ यार, रिलेशनशिप के मामले में ना आई वाज़ ज़ीरो, बिकॉज़ मैं कभी अपनी पढ़ाई के टाइम पर इन चीज़ों में रही नहीं हूँ। सो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट डेफ़िनेटली मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है इन चीज़ों में एंड एक्सपीरियंसेस उनके सुने हैं, तो मुझे यही सुनने में आया और यही मैं मानती हूँ चीज़, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है ना आपके ड्रीम्स को लेकर, आपके गोल्स को लेकर, देन आपको उसके साथ रहना चाहिए, बिकॉज़ ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बट अगर आपका पार्टनर ब्लेम गेम खेलता है, आपको बोलता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, या फिर आपको गिल्ट फील कराता है टाइम टू टाइम, और आपको शायद अच्छा फील नहीं होता है जब भी वो आपको इस तरह की सिचुएशन में डालता है, देन आई थिंक आपको रिकंसिडर करना चाहिए। बिकॉज़ अगर तो वो अच्छा पार्टनर होगा ना, देन वो आपके गोल्स को भी समझेगा, आपके एस्पिरेशंस को भी समझेगा, समझेगा कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, बिकॉज़ आपके पास आपके गोल्स भी हैं और बहुत ही कम टाइम है आपके पास उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो ये चीज़ समझेगा और वो आपके साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज़ वो भी चाहता होगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनें। बट अगर वो चीज़ नहीं समझ रहा है, या फिर हर चीज़ के ऊपर आपको उल्टा-सीधा बोल रहा है, या फिर आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, जिसकी वज़ह से आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, देन आई थिंक डेफिनेटली आपको सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है यहाँ पर। टिप्स टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी फॉर गर्ल्स हू बिलोंग फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली। देखो, आई कैन टोटली रिलेट टू योर क्वेश्चन, बिकॉज़ आई नो सीए में बहुत सारे मिडल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, लोअर मिडल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जिनको ये रहता है कि हम मेरी डिग्री तो हासिल हो जाएगी हमें कैसे भी करके, मेहनत करके, बट पर्सनैलिटी हमारी कैसे बनेगी? देखो, एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है, अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। Obviously exceptions are always there, but when it comes to personality, then you can buy personality from money. उसके लिए आपको पहले पैसे कमाने पड़ते हैं। पैसे कैसे कमाओगे? कोई डिग्री हासिल करी, उसके बाद अपने जॉब करिए, प्रैक्टिस करी, उसके थ्रू आपके पास पैसे आए। वो पैसे आपकी पर्सनैलिटी को खुद ही डेवलप कर देते हैं। कैसे करते हैं वो? जब आप कमाना शुरू करेंगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अभी आपको ना इन चीज़ों में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करूँ। एज़ अ स्टूडेंट आपके पास अभी बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को ग्रूम्ड रखें, वेल ग्रूम्ड रखें। आप डिसेंट दिखने चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत महँगे कपड़े पहने तभी आप अच्छे दिखते हैं, सस्ते कपड़ों में भी आप अच्छे दिख सकते हैं। बट कलर्स ऐसे हों, पैटर्न्स ऐसे हों, जो अच्छे लगें आप पर, तो वो आप सोच कर चलिए। बाकी पर्सनैलिटी ना बाद में जाकर ना इम्प्रूव हो ही जाती है। जब आपके पास पैसा आएगा ना, पैसा क्या नहीं खरीद सकता। और एक मीम भी चलता है ना कि यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। तो पहले पैसा कमाओ, उसके बाद पर्सनैलिटी आपकी खुद ही बन जाती है। हाउ टू मैनेज सीए स्टडीज विद रमजान फास्टिंग। देखो, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, बिकॉज मैंने आई थिंक काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स रमज़ान के दौरान ही दिए थे। रमज़ान के टाइम पर मैंने पढ़ाई करी थी, और कुछ एग्ज़ाम्स तो मेरे रमज़ान में ही पड़े थे, तो मैं एग्ज़ाम सेंटर भी रमज़ान में ही जाती थी रोज़े में। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना। अदरवाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान में ना बहुत आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, इबादत भी करनी पड़ती है। ऑब्वियसली आपने कुछ खाया-पिया नहीं होता, तो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। सो मैं तो यूजुअली क्या करती थी कि मैं रात में पढ़ाई करती थी। तो पूरी रात में पढ़ाई करती थी, सुबह मैं फ़जर में अपना सहरी खा के फिर सोती थी। तो दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, बट मेन मेरा रात को होता था, बिकॉज़ रात को आप खाते-पीते रहते हैं, एनर्जी बनी रहती है, और उस टाइम पर इतनी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती इबादत की, है ना? दिन में तो आपको सारे टाइम पर नमाज़ें पढ़नी है वक़्त के हिसाब से, बट रात में इतना कोई कंपल्शन नहीं होती। फ़जर की नमाज़ आप पढ़ के आराम से सो सकते हैं। सो इस तरह से यू कैन मैनेज योर Ramzan fasting with your studies. And the next question, after facing severe health issues, how to restart studies? I am feeling low and demotivated every day. आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद दिस सिचुएशन, बिकॉज एक बार मेरे साथ भी सी ए फाइनल में ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एग्जाम्स बहुत नज़दीक थे और मैं बीमार पड़ी हुई थी। मुझको इतना ज़्यादा गिल्ट फील होता था कि मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ, क्यों मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। तो उस टाइम पर मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी, अगर मेरी तबीयत सही रहेगी ना, तो मैं एग्ज़ाम भी दे पाऊँगी, अगर मेरी तबीयत ही सही नहीं रहे तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगी। तो मेरा पहला जो खुद के प्रति मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये कि मैं अपनी तबीयत पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दूँ। हेल्थ सही रहेगी तो ये अटेम्प्ट नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दे पाऊँगी, बट हेल्थ ही खराब रहेगी तो मैं कोई भी अटेम्प्ट देने के लायक ही नहीं बचूँगी।
इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ को लेकर। जो भी आपको दवाइयाँ दी गई हैं, जो भी आपको मेडिकेशन बताई गई है, जिस हिसाब से बताया गया, आपको डाइट जिस हिसाब से बताई है, वो प्रॉपर फॉलो करो। एंड पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा मत लेना, जितनी हो पा रही है, जितना आप बैठ पा रहे हो, जितना पढ़ पा रहे हो, उतना पढ़ो, ठीक है? अगर ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे हो तो आप ऑडियो नोट्स सुन सकते हो, ठीक है? फालतू में सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में लगे रहोगे, वहाँ से और ज़्यादा स्ट्रेस आता है। उससे बढ़िया आप ऑडियो नोट्स सुन लें या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देख लें। इस तरह से करेंगे ना तो आपका कहीं न कहीं फ्लो बना रहेगा, एकदम से कंप्लीटली टूटेगा नहीं। तो इस टाइम पर स्ट्रेस लेने के बजाय आप ये छोटी-छोटी चीज़ें करें और गिल्ट बिल्कुल भी ना फ़ील करना, स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज़ उससे ना सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। आप सही होने के बजाय और भी ज़्यादा बीमार पड़ते चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे, लोग सीए करके जॉब क्विट क्यों कर देते हैं? क्या वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बोरिंग हो जाता है जॉब करना? देखो ना, मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि कितना ज़्यादा काम होता है बिग कॉर्पोरेट्स में, कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अभी ना उस वीडियो से ना बहुत सारे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद हर जॉब में सीए के बाद हर कंपनी में शायद आपको इतना वर्क प्रेशर झेलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अपनी पहली कंपनी का, जहाँ पर जो कल्चर था बहुत ही अच्छा, बहुत ही कूल था। वहाँ पर मैं 2 ढाई साल मैंने काम करा, मैं वहाँ पर 10 साल भी काम कर लेती, शायद मैं बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रह रही होती। बट बिकॉज़ मॉनेटरी वाइज़ मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, ग्रोथ इतनी नहीं लगी, देन आई ट्राइड टू स्विच। एंड लोग क्विट करते हैं बिकॉज़ लोगों के पास कुछ और भी होता है साइड में करने के लिए भी। बिकॉज़ मैंने जब क्विट करी थी, मेरा भी कुछ ना कुछ साइड में चल रहा था। इवन रिसेंटली मैंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करा है इन फैशन ब्रांड। सो जब आपके पास कुछ और भी होता है ना, जहाँ पर आपको लगता है कि चलो जॉब में नहीं, मैं ये काम करके भी पैसे कमा सकता हूँ, तो वो जॉब क्विट कर देते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज़ दे हैव समथिंग जिसमें वो लगे रह सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ और भी है जिसमें आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, जहाँ से पैसे आपको आ सकते हैं, देन व्हाई व्हाई नॉट? इट्स नॉट कि आपको सिर्फ जॉब ही करनी है पूरी उम्र भर। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ और भी करना है, देन आप वो भी कर सकते हो। बिकॉज़ हर किसी की अपनी लाइफ है ना, उनको बेहतर पता होता है कि अब ये मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुका है, इससे आगे मैं जॉब नहीं कर सकता। अभी मेबी 5% लोग जॉब क्विट कर रहे होंगे, बट 95% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी जॉब में बने हुए हैं। तो आप यू कैन नॉट रियली जनरलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑनलाइन क्लासेस बेटर और फिजिकल? देखो, फिजिकल क्लासेस डेफिनेटली आर बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस, बट बहुत सारे केसेस में ना ऑनलाइन क्लासेस एक्सेल कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे अच्छी क्लासेस है ही नहीं। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं बच्चों के, मैम मैं इस सिटी में रहती हूँ और यहाँ पर अच्छी क्लासेस है ही नहीं, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन क्लासेस का। एंड सेकेंडली, अगर आपका बजट नहीं है, फिजिकल क्लासेस महंगी होती हैं, बिकॉज उनको रेंट भी निकालना होता है, स्टाफ को भी पैसे देने होते हैं, मेंटेनेंस भी होती है, तो वो महंगी होती हैं क्लासेस। बट ऑनलाइन क्लासेस सस्ती होती हैं। तो अगर आपका बजट ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ही जाओगे ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस बेटर रहती हैं, और इवन आप किसी भी टाइम पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, देन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो काफ़ी सारे फायदे भी हैं ऑनलाइन क्लासेस के। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिक्स बनाकर चलो। अगर क्लासेस फिजिकल अच्छी मिल रही हैं देन वो लो, अगर कोई भी इशू की वजह से नहीं ले पा रहे देन आप एक मिक्स बना के चलो, कि कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने ऑनलाइन ले ली, कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने फिजिकल ले ली, तो वो बेस्ट रहता है। इंटर या फाइनल में अटेम्प्ट लगते हैं तो उससे जॉब अच्छी नहीं मिलती है, इन फ्यूचर एज अ सीए लेस पैकेज मिलता है। देखो, अगर तो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे ना, देन इट मे हैपन कि आपकी जो फर्स्ट जॉब है उसमें आपको स्टैंडर्ड से थोड़ी सी कम सैलरी मिले या फिर स्टैंडर्ड सैलरी मिले। नाउ ये सिर्फ फर्स्ट जॉब में ही होता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है, आपको कितना एक्सपोजर मिला है, कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपने काम करा है, कितना अच्छा काम सीखा है। उसके बेसिस पर आप जब अपने सेकंड जॉब के लिए इंटरव्यू में जाएंगे, देन वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है। तो ये ना उम्र भर नहीं चलता है कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे तो आपका पूरी उम्र कम ही पैकेज रहेगा। सिर्फ फर्स्ट जॉब में ऐसा हो सकता है, बट उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेन्युइन है। Most of the company is hesitating to offer a job to a fresher. How they will get experienced ones? Definitely बहुत ही genuine डाउट है आपका। देखो, पहली चीज, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं ना, तो उसमें जब भी ट्रेनिंग पीरियड आता है, फिर इंटर्नशिप आपको करनी होती है ना, देन इस तरह से करा करो कि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर वहीं मिल जाए, कि जब भी आप वो डिग्री लेने के बाद जब आप जॉब में जाएं, जब आप इंटरव्यू में बैठें, तो आपको इंटरव्यू रिजेक्ट ही ना कर पाए, उसको पता चल जाए भैया इसने बहुत अच्छा काम सीख रखा है। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता आपको, ना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट बहुत ही कम टाइम एंड एफर्ट्स के साथ आप वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। इससे इंटरव्यूअर को क्या लगता है कि आपने ना खाली नहीं बैठो, आपने अपने खाली टाइम में भी पढ़ाई करी है या फिर कहीं भी ज्वाइन कर लिया थोड़े टाइम के लिए, कोई
पार्ट टाइम जॉब कर ली, कैसे भी करके आप लगे रहे बस। अगर उसको ये आइडिया लग गया ना कि आपको खाली बैठने की आदत नहीं है, आप या तो पढ़ाई करते रहते हैं या फिर किसी ना किसी चीज में लगे रहते हैं, देन उसको पता चल जाता है भाई ये इंसान हार्ड वर्किंग है और ये ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला है, तो वहां पर डेफिनेटली आपको एज मिल जाती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप इन तरीकों से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी मंथ्स यू गेट योर फर्स्ट जॉब आफ्टर बिकमिंग ए CA। देखो, जब मैं अगस्त 2019 में मैंने CA क्रैक करी थी, उसके बाद कैंपस में मैं बैठी थी, ऑल्दो मैंने तैयारी नहीं करी थी कुछ क्लासेस के लिए, बट मैं एक्चुअल में सीरियसली मैंने जॉब हंट करना शुरू करा था इन दिसंबर 2019। तब मैंने जॉब की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करा था, मैंने जॉब के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा था। और उसके बाद मुझे जैन के एंड तक आते आते, नॉट जैन के एंड बट मिड जैन में मुझे जॉब मिल गई थी। तो मतलब ऐसा होता है कि पहले मैं सीरियस नहीं थी ना, तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी, बट जब मैं सीरियस हुई और मैंने जॉब हंट करना शुरू करा, देन मुझे विद इन 1.5 मंथ्स में मुझे जॉब मिल गई थी। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना सीरियस होकर उस जॉब के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स पीपल डू इन एग्जाम्स दैट रिड्यूस देयर मार्क्स। गाइज, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं, वो ना अपने हिसाब से आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में और सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी थी एग्जाम के लिए और हमें इस क्वेश्चन का आंसर आता था, बट पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने हमें मार्क्स ही नहीं दिए उस चीज़ के लिए। उनको ये नहीं पता होता कि ऑल्दो आपको आंसर आता था, बट आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको नहीं आता था। वो आपको कैसे आता, अगर आपने सजेस्टेड आंसर्स को गो थ्रू करा होता तो वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख के आ जाते हैं। हमें लगता है कि भैया हमें तो आंसर आता है, हम अपने हिसाब से लिख के आ जाएंगे और मे भी थोड़े बहुत मार्क्स आपको मिल भी जाएं। बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है ना, देन आपको एग्जामिनर के हिसाब से अपना आंसर प्रेजेंट करना होता है। तो वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत काम में आती है। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, उनके सजेस्टेड आंसर्स को गो थ्रू करना है, देखना है कि एग्जामिनर हमसे कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको वहां से ना अपने आंसर की प्रेजेंटेशन पता चलती है और उसके बेसिस पर आप अपना आंसर वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आंसर जरूर आता होगा, बट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज आप करना। उसके अलावा सेक्शन नंबर्स होते हैं, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता है देन वहां पर नंबर मत लिखो, ठीक है, उसके अंदर क्या है वो सब लिख दो। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि सेक्शन नंबर ठीक है या नहीं है, देन आई वुड से कि प्लीज लिखो ही मत। अगर आप 100% कंफर्म हो कि सेक्शन नंबर यही है तभी लिखना, बिकॉज अगर आपने सेक्शन नंबर सही नहीं लिखा बट बाकी सारी चीज सही लिखी ना, तब भी वो पूरा क्रॉस हो जाएगा आपका। इससे बेटर है कि सेक्शन नंबर मत लिखो। ये कुछ चीजें हैं जो कि बच्चे करते हैं, जो कि उनको उस टाइम पर समझ नहीं आती हैं। बाद में मैंने ये चीजें कब समझनी शुरू करी, जब मैं खुद एक बार फेल हो गई और मैंने अपने जो आंसर शीट निकलवाई, तब मुझे पता चला कि मैं कितनी सारी गलतियां मैंने उस एग्जाम में करी थी। वहां से मुझे पता चली। तो आप ये मिस्टेक्स मत करना, होपफुली आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। तो yes guys, this is all about this video. I tried my best to answer as many questions as I can, but I know बहुत सारे questions अभी भी रहते हैं जिसके ऊपर मैंने सेकंड पार्ट लेकर आने वाली हूँ, तो डेफिनेटली उसको वेट करिएगा। एंड मुझे बताना कि इस वीडियो से आपको कौन सा डाउट सॉल्व हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आपकी मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पाई। तो एंड मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इन द सेकंड पार्ट विद दिस अज़फर खान साइनिंग ऑफ, बाय।